जय हिंद। आज हम लोग बिहार बोर्ड जो 12th का सेशन लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, उस सेशन को रेगुलर करते हुए जो 2025 का में एग्जाम होना है उसको रेगुलर करते हुए आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम एक चैप्टर इतिहास और एक चैप्टर दोस्तों पॉलिटिकल पढ़ाए हैं। आज जाकर के दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का लेकर के आए हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल का लेकर के आएंगे और फिर जाकर के आपके लिए ज्योग्राफी का भी सेशन लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये चैप्टर जो है वो जाकर के इतिहास का दूसरा चैप्टर मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी हम लोग जानते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जानते हैं और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लेकर चलते हैं। और ये जाकर के ये बैच का जो नाम रखा गया है वो आर्ट्स का अस्पताल नाम रखा गया है। ये बैच का नाम रखा गया है क्या? आर्ट्स का अस्पताल नाम रखा गया है। और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव का दोस्तों क्या किया जाएगा? ऑपरेशन किया जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन किया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इस सेशन के रेगुलर करते हुए 3-4 पार्ट वीडियो के आसपास आएगा और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? कंप्लीट करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग है ना नोट्स करते रहिए दोस्तों, ताकि एग्जाम के समय में कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई दिक्कत एग्जाम के समय में दोस्तों ना हो, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते रहिए? नोट्स करते रहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? उत्तरी पश्चिमी भारत में पर्याप्त अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी ब्राह्मी सॉरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर जाकर के आपको होगा क्या हो जाएगा? खरोष्टी। क्या हो जाएगा? खरोष्टी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेख पहली बार कब खोजा गया? खोजा गया कब? तो 1750 ईस्वी में, है ना। 1750 ईस्वी में। बहुत बेहतर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा कि अशोक का अभिलेख पहली बार कब खोजा गया? 1750 ईस्वी में खोजा गया दोस्तों। और जाकर के ये जो अभिलेख खोजा गया हो जाके किसके द्वारा? पादरेती पैंथेलर के द्वारा खोजा गया। पादरेती पैंथेलर, हाँ ना, पैंथेलर को खोजा गया। और जाकर के अशोक के अभिलेख पहली बार पढ़ा गया दोस्तों कब जाकर के? तो 1837 में पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। और ये दोस्तों किसके द्वारा पढ़ा गया? किसके द्वारा पढ़ा गया, है ना, किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जाकर के जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसेप, है ना, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को क्या किया गया? पढ़ा गया, है ना। उसके बाद बात करें कि अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा किससे सीखा था दोस्तों? डेरियस से अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा सीखा था। और भारत के पहला शासक जो अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया, अपने कामों को जनता के सामने रखने का प्रयास किया, ये भारत का पहला शासक थे, है ना, अशोक। और अशोक जो जाकर के बौद्ध धर्म को मानते थे दोस्तों। कौन धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। लेकिन अभी तो हम लोग अभिलेख के बारे में देख रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों? अभिलेख के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अभिलेख कितने प्रकार का होंगे दोस्तों? तो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, हाँ ना, गुहा लेख।
अभिलेख को 3 भागों में बांटेंगे, शिलालेख, अष्टांगलेख और गुहालेख। अब अष्टांगलेख को 2 भागों में बांटेंगे दोस्तों, बृहत अष्टांगलेख शिलालेख और लघु शिलालेख। अष्टांगलेख में जाकर 2 भागों में, एक बृहत और दूसरा दोस्तों लघु, और गुहालेख एक ही भागों में। यानी कि जो बड़े शिलाओं पर उत्कीर्ष यानी कि खुदाई करके जो लिखने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है दोस्तों, शिलालेख। अब यहाँ शिलालेख, शिला का मतलब इसी क्या होता है, पत्थर, है ना। शिला का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पत्थर, है ना। अब बड़े पत्थर पर ही छोटे पत्थर पर लिखाएगा। अब उसके बाद अष्टांग लंबे पत्थर पर भी छोटा लंबा पत्थर पर लिखा जाएगा। उसके गुहालेख गुफा में जो है ना पत्थरों की खुदाई करके जो लिखा जाता था वो कौन लेख में आएगा दोस्तों, गुहालेख में। और शिलालेख की बात करें तो शिलालेख की संख्या कितना दोस्तों, 14। अशोक के शिलालेख की संख्या कितना है, 14। अगर स्तंभलेख की बात करें तो स्तंभलेख की संख्या कितना है दोस्तों, 7। स्तंभलेख की संख्या कितना है, 7। अब इसमें चर्चा हम लोग करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे कि जाकर के पहला शिलालेख में किसकी चर्चा है, दूसरा शिलालेख में किसकी चर्चा है, तीसरी शिलालेख में किसकी चर्चा है। कुल 14 शिलालेख है दोस्तों। आप सिर्फ वीडियो में लगातार बने रहें और आपको सारा क्वेश्चन को आपको जवाब मिल जाएगा। आपको पता ही होना चाहिए कि जो शिलालेख होते जाकर के, है ना, 13वां शिलालेख है, उसमें चर्चा किया गया है कलिंग युद्ध के बारे में, है ना, कलिंग युद्ध के बारे में। अब वहां पर ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कलिंग युद्ध के समय, है ना, कलिंग के राजा कौन थे, कलिंग के राजा कौन थे, आखिर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसका कुछ रीजन होगा, अशोक ने कलिंग पर राजा आक्रमण क्यों किया, है ना, इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारा क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, है ना। कि बैच का नाम है आर्ट्स का अस्पताल और ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे तरीका से ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या, किया करके अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी जाकर के आपको 64। तो राइट आंसर आपको होने वाला दोस्तों जाकर के ऑप्शन बी, यानी कि महाजनपदों की संख्या कितना है, तो महाजनपदों की संख्या 16 है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है ना, अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है दोस्तों, ये किस धर्म से संबंधित है। तो अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है वो जाकर के बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। कौन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, है ना, कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार, है ना, महाजनपदों की संख्या कितना, 16। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म से। एक और ग्रंथ है दोस्तों, आपको देखिएगा, आप देखिएगा भागवती सूत्र, भागवती सूत्र। अब भागवती सूत्र के अनुसार भी, है ना, 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। अब भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है दोस्तों, तो ये जाकर के जैन धर्म का ग्रंथ है। ये कौन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है। ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, है ना, समझना है। जैन धर्म का क्या है दोस्तों, ग्रंथ है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद है कौन, कुछ की राजधानियां, कुछ राजधानी पूछा जाता है। जैसे आपको अगर हम बात कर बता दें कि जाकर के सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो जाकर के मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है दोस्तों, मगध है। फिर जाकर देखिए दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद वो जाकर के दोस्तों, वो जाकर कौन जनपद है, तो जाकर के अस्मक, है ना, अस्मक। और सबको राजधानी को भी हम लोग क्या रखना है ना, ध्यान में रखने का, है ना, प्रयास करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखें। तो हम लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद था। और मगध महाजनपद का जो राजधानी था दोस्तों वो जाकर कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए गृहवज्र। कहाँ, गृहवज्र, है ना, जिसे आज हम लोग राजगीर के नाम से क्या जानते हैं दोस्तों, आज जिसे हम लोग क्या जानते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं। और राजगीर में जाकर के शांति का स्तूप है जो संबंधित है दोस्तों
किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। ये सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, है ना, देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि बैच का ही नाम है आर्ट्स का अस्पताल और ऑपरेशन किया जाए किसका? ऑब्जेक्टिव का। अभी हम लोग देखें 16 महाजनपद, क्या देखें दोस्तों? 16 महाजनपद देखिए यहाँ पे, है ना, 16 महाजनपद। अब देखिए सबसे पहले कंधार, क्या दोस्तों? कंधार। कंधार के रहने कहाँ दोस्तों? कंधार के रहने कहाँ? तक्षशिला। कहाँ दोस्तों? तक्षशिला। कंबोज, कंबोज कहाँ हो जाएगा? हाटक। राजगिरी कहाँ हो जाएगा? गिरि वज्र सबसे शक्तिशाली, बैजिकी, वैशाली, अंग की चंपा, ये 3 महाजनपद है दोस्तों। वो जाकर बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन, मथुरा। फिर जाकर के अस्मक, पोटली, अस्मक के पोटली, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत से संबंधित है दोस्तों। कहाँ संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। उसके बाद बात करें काशी बनारस, काशी बनारस, कुशीनगर। आपको पता होना चाहिए कि कुशीनगर, है ना, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था दोस्तों। मृत्यु हुआ था, है ना, महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का दोस्तों क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसे हम लोग जाकर के महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और उनका शरीर को 8 भागों में, है ना, 8 भागों में बांट करके 8 जगह पर उनका अस्थियों का किया गया था दोस्तों, है ना, भेजने का प्रयास किया गया था, है ना, 8 जगह पर भेजा गया था और जाके सभी जगह पे स्तूप बनाया गया था। उसके बाद देखें कि कुशीनगर में, है ना, जा करके गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश सुभद को दिए। किसको दिए? सुभद को दिए। और जाकर के वहीं पे जाकर के इनको महात्मा बुद्ध का मृत्यु जाकर के आपको कुशीनगर में हो गई थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध के चंदू नामक लुहार ने कहीं कहीं पे सुनार बोलता है और कहीं कहीं पे क्या बोलता है दोस्तों? लुहार, है ना। तो सुनार या लुहार ने जा करके इन्हें सुकर मांस, है ना, सुकर मांस खिला दिया था, यानी कि अर्थात कहा जाए मशरूम, अर्थात क्या कहा जाए? मशरूम खिला दिया था, जिसकी वजह से इन्हें जाकर के अतिसार रोग हो गया था दोस्तों, है ना। और अतिसार रोग से ग्रसित होने के बाद इनका 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। फिर इसके बाद बात करें अवंती, अवंती की जो राजधानी है दोस्तों वो जाकर कहाँ है? उज्जैन है ना, उज्जैन है। पंचाल, अहिछंद, चेंदी, शक्तिमती। चेंदी दोस्तों क्या है? शक्तिमती। कुरु, इंद्रप्रस्थ, जिसे आज हम लोग का दिल्ली के नाम से जानते हैं। कौशल, श्रावस्ती, कौशल दोस्तों श्रावस्ती। आपको ये भी बात यहाँ पर समझना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा बार जा करके श्रावस्ती में ही अपना उपदेश दिए थे। लेकिन पहला उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में। ये भी जाकर के महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन जब आएगी, जब महात्मा बुद्ध की चर्चा होगी तो वहाँ पर बहुत सारे हैं, उससे क्या करेंगे? उससे संबंधित बातों को आपको बताने का, है ना, प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट नहीं सके, है ना, कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सके। उसके बाद बात करें मत्स्य विराटनगर, मत्स्य दोस्तों विराटनगर, ये जाकर राजस्थान में। मत्स्य कौशाम्बी, है ना, मत्स्य दोस्तों कौशाम्बी, ये जाकर के 16 महाजनपद है। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं और ले करके एक बार दोस्तों आप क्या कर लीजिएगा? लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे इतना लीजिए दोस्तों, है ना, यहाँ से लिखिए, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह आप क्या कर लीजिए? ले लीजिए और थोड़ा बड़ा कर दें, है ना, आधा ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। उसके बाद फिर आधा है ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा और इसको नोट डाउन करने का आपका कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? अब यहाँ पर ऑप्शन बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाकर के बिंबिसार ने, यानी कि मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किए। और इन्होंने जाकर के मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना की दोस्तों। हर्यक वंश, कौन वंश का स्थापना किए? हर्यक वंश का स्थापना किए दोस्तों। कौन वंश का स्थापना किए? हर्यक वंश का स्थापना किए। इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे दोस्तों? राजा बन गए थे। और जाकर के अपनी राजधानी दोस्तों, राजधानी जाकर के, है ना, किसे बनाए थे? तो जाकर के राजगृह, है ना, राजगृह को अपना क्या बनाए थे दोस्तों? राजधानी बनाए थे। राजगृह को अपना राजधानी बनाए थे। इनका क्षेत्र विस्तार का जो नीति था दोस्तों
क्षेत्र विस्तार का जो नीति था, वैवाहिक कार्यक्रम यानी कि विवाह, विवाह और जाकर के बात करें विवाह, और उसके बाद बात करें जाकर के युद्ध, युद्ध 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 नीति था। और विवाह और युद्ध नीति से इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार करने का प्रयास किए, लेकिन इन्होंने अवंती को जीते दोस्तों, अवंती को जीते। अवंती के राजा थे, अवंती के राजा, अवंती के राजा का दोस्तों नाम था चंद्रप्रघोत, चंद्रप्रघोत नाम था दोस्तों। और चंद्रप्रघोत के यहाँ इनको एक बीमारी हो चुका था, लाइलाज का बीमारी। इनको कौन बीमारी हो चुका था दोस्तों? लाइलाज। कौन बीमारी? लाइलाज, है ना। लाइलाज का जो इनको क्या हो चुका था दोस्तों? बीमारी हो चुका था। और लाइलाज बीमारी से ये ग्रसित थे। बहुत सा इन्होंने है ना बहुत जगह दिखाए, लेकिन इनका लाइलाज बीमारी कहीं सही नहीं हो रहा था। लेकिन बिंबिसार ने अपने राज वैद्य को इनके दरबार में दोस्तों, चंद्रप्रघोत के दरबार में क्या किए? भेजने का प्रयास किए। और जाकर के इनके दरबार में गए। उनका वैद्य का जो नाम था दोस्तों, वो वैद्य का नाम था जाकर के जीवक। क्या नाम था? जीवक। और जीवक उनके दरबार में गए। और दरबार में जाने के बाद उन्हें जाकर के है ना लाइलाज बीमारी से है ना मुक्त कराएं। और मुक्त करवाने के बाद जाकर के है ना चंद्रप्रघोत ने अपनी राज अवंती को है ना मगध में मिलाने का क्या किया दोस्तों? प्रयत्न किया, और मगध में क्या कर लिया? मिला लिया। लेकिन बिंबिसार एक क्षेत्र को है ना अपने जीवन काल में नहीं जीत पाए। बिंबिसार ने वैशाली को कभी नहीं जीत पाए दोस्तों। कहा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने किस क्षेत्र को है ना अपने जीवन काल में ही नहीं जीत पाए, तो जाकर कौन है दोस्तों? वैशाली है। लेकिन बिंबिसार की हत्या उन्हीं के पुत्र यानी कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की क्या कर दिया दोस्तों? हत्या कर दिया। और जैसे बिंबिसार की हत्या होती है ना, तो जाकर के अजातशत्रु के उपाधि मिल जाती है प्रीतहंता, यानी कि पिता को हत्या करने वाला, पिता को हत्या करने वाला प्रीतहंता की उपाधि मिल जाती है। और इन्होंने अजातशत्रु ने राजगद्दी संभाली। और राजगद्दी संभालने के बाद ये जाकर के क्या किए कि बौद्ध संगीति पहली बार बौद्ध संगीति राजगृह में कराने का प्रयास किए। कौन? तो अजातशत्रु ने। और पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? राजगृह में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति यानी कि सम्मेलन, पहली बौद्ध संगीति है ना संगीति कराए थे दोस्तों राजगृह में। और कब कराए थे दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इन्होंने बौद्ध संगीति कराए थे, बौद्ध संगीति कराए थे, है ना। ये बात आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगर गुफा की बात करेगा कि किस गुफा में कराए थे, तो सप्तऋषि गुफा में कराए थे। लेकिन इन्हीं का अजातशत्रु की भी हत्या उन्हीं का पुत्र उदयन ने कर दिया। अजातशत्रु की हत्या उन्हीं का पुत्र उदयन ने कर दिया। और उदयन जाकर के अजातशत्रु की हत्या करने के बाद अब जाकर के हर एक वंश में है ना जाकर के दो प्रीतहंता की उपाधि धारण कर लिए, यानी कि दो प्रीतहंता की उपाधि धारण कर लिए। और उदयन ने जाकर के एक पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो गंगा सोन पुनपुन के संगम पे है ना। पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने की दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना तो उदयन के हम थोड़ा संबंधित कर ले। उदयन ने जाकर के पाटलिपुत्र की स्थापना किया दोस्तों। और ये जाकर के पाटलिपुत्र जो संगम पर है ना, किस संगम पे है? तो गंगा सोन पुनपुन। कहीं पे आपको गंडक भी देगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग के, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जा करके उदयन ने है ना पाटलिपुत्र की स्थापना की। और पाटलिपुत्र की स्थापना के बाद जाकर के इन्होंने अपनी राजधानी भी राजगृह से हस्तांतरण करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और जाकर के पाटलिपुत्र जो है वो जाकर 3 नदियों के संगम पे है, गंगा सोन और दोस्तों पुनपुन। ये बात को आपको क्या करना होगा? समझना होगा। लेकिन नागदशक एक बात कर ले तो थोड़ा सा नागदशक के बारे में भी कहा कि पाटलिपुत्र के पहले कुसुमपुर और पुष्पुर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय
उस समय महात्मा बुद्ध के समय में जाकर के पाटलिपुत्र को, है ना, महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को हम लोग जाकर के कुसुमपुर के नाम से, है ना, जानते थे, है ना। ये जाकर के आपको 10th के संस्कृत के बुक में, है ना, इस समय पाटलिपुत्र वैभव से, है ना, ये संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि नाग दशक जाकर के हर्यक वंश के अंतिम शासक है दोस्तों, अंतिम शासक है। पूछा जाएगा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, और नागदशक की हत्या, इनका हत्या दोस्तों, नागदशक की हत्या जाकर के इन्हीं के मंत्री शिशुनाग ने कर दिया था। इन्हीं के मंत्री कौन कर दिया था दोस्तों? शिशुनाग ने इनकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था दोस्तों। ये सारे बात आपको देखिए कितना ज्यादा हम जाकर के आपको, है ना, बताने का क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ समझिए और वीडियो में रेगुलर बने रहिए ताकि आपको पूरी तरीका पता चल जाए कि आखिर पढ़ाई करना किस प्रकार से है ना, पढ़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, ये जाकर आपको पूरी वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आप रेगुलर बने रहिएगा दोस्तों। तो हम लोग जाकर के तब आपको पता चले कि हाँ कितना ज्यादा, है ना, पढ़ना है और पढ़ाया कितना ज्यादा कितना कम जाता है दोस्तों। एक चीज आपको डिसीजन लेना है कि हाँ कहाँ सही पढ़ाई होगी, वहां पर आपको क्लास क्या करना है दोस्तों, है ना, ज्वाइन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना। जाकर के अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जाकर फ्री में पूरा यूट्यूब पर वीडियो क्या कर रहे हैं, डालने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको पता कम से कम चल सके कि कितना ज्यादा पढ़ना है। अगर इसे मान लेते कि अगर पेड कोर्स में आइएगा, है ना, पेड कोर्स में आइएगा तो वहां पर जाकर के और डिटेल से आपको एक चीज को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ एक दिखा रहे झलक कि हाँ देखो पढ़ाई कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दोस्तों क्या था? ये जाकर के आपका क्या है क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए में 544 से 412 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में दोस्तों 491 से, है ना, 491 से 459 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में 344 से 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन, है ना, ऑप्शन जाकर के अगर बात करें ऑप्शन डी में 323 से 298 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर जाकर के, है ना, देखिए इसका राइट आंसर होगा जाकर के 323 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम बारे में बात करें तो इन्होंने जाकर के मौर्य वंश के स्थापना किए थे, है ना। कहा जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि किस वंश को, है ना, किस वंश को समाप्त करके, है ना, मौर्य वंश की स्थापना किए थे? तो नंद वंश के, कौन वंश दोस्तों? नंद वंश के समाप्त करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, स्थापक थे दोस्तों, उनका नाम था महापदम नंद। और जाकर के नंद वंश के अंतिम शासक की अगर बात किया जाए, नंद वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो नंद वंश के जो अंतिम शासक है उनका नाम था जाकर घनानंद, है ना, घनानंद। और घनानंद के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया दोस्तों? हत्या करके उनकी बेटी हेलेना के साथ विवाह करके जाकर के मौर्य वंश के नींव इन्होंने रखी, है ना। मौर्य वंश की इन्होंने क्या रखी दोस्तों? नींव रखने का क्या किए? प्रयास किए दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी माता का नाम मुर्रा था दोस्तों, मुर्रा का था। और जाके गुरु का नाम दोस्तों, गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य बोल सकते हैं, कौटिल्य या बोल सकते हैं दोस्तों विष्णुगुप्त। क्या बोल सकते हैं? विष्णुगुप्त। और इन्होंने जाकर के एक किताब लिखे थे दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखे थे? तो जाकर के चाणक्य ने लिखे थे। आपको ये भी बात समझना होगा दोस्तों,
कि जाकर के अर्थशास्त्र की किताब लिखे थे वो चाणक्य ने लिखे थे। और ये अर्थशास्त्र की किताब है दोस्तों वो राजनीतिक किताब। कैसे किताब है दोस्तों? राजनीतिक किताब है। यही बात आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर और भी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के निवासी कहाँ के थे दोस्तों? निवासी कहाँ के थे? तो पिपली वन। ये सारा क्वेश्चन जाकर के दोस्तों आपको पूरा यूट्यूब पर जाकर के आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपका सेशन, है ना, पूरा यूट्यूब पर जाकर के नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा कि इंटर क्लास में जाकर के इतना ज़्यादा फैक्ट, इतना ज़्यादा मटेरियल कोई नहीं देगा आपको दोस्तों। ये जाकर कहाँ के थे? पिपली वन। और पिपली वन कहाँ दोस्तों? यूपी में है। पिपली वन कहाँ है? यूपी में है। ये भी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जाकर के इनका जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का हुआ दोस्तों हार गया, है ना, कि सेल्यूकस निकेटर का हो गया दोस्तों हार गया। अब जाकर के एक समझौता के तहत जाकर काबुल, मकरान, अफगानिस्तान, ये कई क्षेत्र, है ना, बलूचिस्तान, कई क्षेत्र जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिए? उपहार में दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी, है ना, अपनी बेटी हेलेना से क्या करवाए दोस्तों? विवाह करवाए। अपनी बेटी हेलेना से क्या करवाए दोस्तों? है ना, विवाह करवाए। तो विवाह किसे किए थे दोस्तों? विवाह जाकर के ये घनानंद की बेटी और दूसरा जाकर के सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से क्या किए दोस्तों? विवाह किए। विवाह किसे किए? हेलेना से विवाह किए। और जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, किसको दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे दोस्तों। 500 हाथी दान में दिए थे। उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें, अभी भी क्वेश्चन बहुत बचा हुआ दोस्तों, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। देखिए 3 से 4 वीडियो में, उसके बाद आप एक बार इंक्लूड कीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा है ना कि कितना ज्यादा आपका मटेरियल दिया जा रहा है, फैक्ट दिया जा रहा है ना। पढ़ाई का मतलब दोस्तों क्या? फैक्ट आपका ज्यादा होना चाहिए। पढ़िए वही जो आपको शिक्षक बना सके, गुरु बना सके, अगला को आप पढ़ा सके, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 500 हाथी दान में दिए थे। और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर के एक राजदूत आए थे। राजदूत किनके दरबार में आए थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और राजदूत का नाम था दोस्तों मेगा अस्थनीज इनका राजदूत का नाम था। और ये कहाँ आए थे दोस्तों? पाटलिपुत्र, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बना रखा था? पाटलिपुत्र। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि मेगा अस्थनीज ने एक किताब लिखा दोस्तों, इंडिका। तो पूछा जाएगा कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। और जाकर के मेगास्थनीज इंडिका को और भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में क्या किया था दोस्तों? बांटे थे। और उसके बाद जाकर के मेगास्थनीज ने बोले थे कि भारतीयों को सुनना ज्यादा पसंद है, लिखना पसंद नहीं है। यानी कि भारतीयों को ज्यादातर सुनना पसंद होता है, लिखना पसंद नहीं होता है। यानी कि अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो नोट करने में ठीक नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि नोट करने के लिए नहीं भूले दोस्तों। चलिए ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फीचर में चलते हैं। और भी आएगा तो और भी बहुत सा फैक्ट आपको। अगर यहाँ पर एक बात और हम समझा दो थोड़ा सा कि जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय जो बिताया दोस्तों, वो जीवन का अंतिम समय श्रवण बेलगोला में जाकर के जीवन का अंतिम समय बिताया दोस्तों। कर्नाटक में इन्होंने जाकर के जैन धर्म की दीक्षा ली, है ना। किसका दीक्षा ली? जैन धर्म का इन्होंने दोस्तों, है ना, दीक्षा ली। अब आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, हम पूछ रहे आपसे क्वेश्चन, है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का दीक्षा किससे ली, है ना। अब हम आपको बता दें कि यहाँ जब अकाल पड़ा दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ में, है ना, श्रवण बेलगोला अर्थात कर्नाटक चल गए थे। और श्रवण बेलगोला में एक गोमतेश्वर मूर्ति है जो जैन धर्म से दोस्तों संबंधित है। ये देखिए फैक्ट जाकर के, अब देखिए
ये क्या है ना। ये सारा क्वेश्चन आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने धारण ग्रहण की। विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों है ना किस सम्राट ने ग्रहण की, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि विक्रमादित्य, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इन्होंने जाकर विक्रमादित्य की उपाधि क्या किए थे, धारण किए थे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने भारत नेपोलियन कहे जाते हैं। और जाकर के स्कंदगुप्त की बात करें, हून आक्रमण को विफल किए थे दोस्तों, विफल किए थे। कहेगा कि किस गुप्त शासक ने हून आक्रमण के विफल किए थे, तो जाकर के अब वो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, तो स्कंदगुप्त। अब हम बात करें कि गुप्त वंश, आपके सारे शासक जो हैं तो किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। अगर हम गुप्त वंश की बात करें दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों श्रीगुप्त, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त हो जाएंगे। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद बात करें अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, शासक की बात करें तो जाकर विष्णुगुप्त। कौन हो जाएगा दोस्तों, विष्णुगुप्त जाकर के गुप्त वंश के क्या है, अंतिम शासक है। बाकी और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको गुप्त वंश के बारे में पूरा डिटेल से करेंगे दोस्तों। अभी आप खुद से देखिए कि हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन में ही आपको 32 मिनट का आसपास समय लग गया दोस्तों। तो अब एक ही दिन सारा मटेरियल अगर दे दें तो जाकर 4-5 घंटा 20 से क्वेश्चन में आपको 4 से 5 घंटा लग जाएगा, तो आपको भी सही नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंप्रोमाइज करके चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देख रहे आप लोग के, देखिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, ऑप्शन ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनी, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों विशाखदत्त। क्या हो जाएगा, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, विशाखदत्त के। कौटिल्य के बारे में चर्चा की आपको, अर्थशास्त्र जो है दोस्तों वो किसकी रचना, कौटिल्य की। मेगास्थनी की बात करें, इंडिका। कौन सा दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है, तो जाकर के मेगास्थनी के। अभी हम जाकर तुरंत आपको चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मौर्य साम्राज्य के अगर सबसे महान शासक अगर बोले तो सबसे महान शासक की अगर बात करें तो महान शासक कौन हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे। अशोक ने कौन धर्म अपनाया दोस्तों, बौद्ध धर्म अपनाए। कौन धर्म अपनाए थे, बौद्ध धर्म अपनाए थे। और बौद्ध धर्म के जो दीक्षा लिए वो दीक्षा लिए तो दीक्षा जाकर के दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिए। दीक्षा किससे लिए, उपगुप्त से। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रेरणा उप निग्रोथ है ना, किससे दोस्तों, निग्रोथ है ना। पूछा जाएगा कि अशोक ने किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए दीक्षा किससे यानी कि शिक्षा किससे लिए, तो उपगुप्त से लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किनसे मिली, तो अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली निग्रोथ से। और निग्रोथ उनका क्या दोस्तों, भतीजा है। कौन है,
भतीजा दोस्तों। अब जाकर के इन्होंने अशोक ने ही जाकर के गया के बराबर में, बराबर कहाँ दोस्तों, गया यानी सॉरी है ना, यही अब हाँ जहानाबाद जिला में चला गया है ना, कौन जिला में, जहानाबाद। अब बराबर में गुफा बनवाए थे दोस्तों आजीवक संप्रदाय पर रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए इन्होंने जाकर के बराबर के पहाड़ में गुफा बनाया था दोस्तों उनको रहने के लिए। उसका बिंदुसार की बात करें तो जाकर के आपका किस धर्म संबंधित है, तो जाकर के आपको मौर्य वंश से। और इन्होंने बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को मानते थे, बिंदुसार ने कौन संप्रदाय को मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और महेंद्र की बात किया जाए तो अशोक के पुत्र का दोस्तों नाम क्या, महेंद्र, और महेंद्र और पुत्री का नाम दोस्तों संघमित्रा। और महेंद्र और संघमित्रा को दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जाकर के आपको है ना क्या बोलते हैं, है ना श्रीलंका बोध गया से पीपल वृक्ष की टहनी अर्थात बोध वृक्ष की टहनी को काट करके तो दोनों को दिए कि जाइए जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। अब सोचिए कि अपना पुत्र से उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार कराया था दोस्तों। और आपको ये भी बात यहाँ समझना पड़ेगा कि जाकर के वहां के शासक ने बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया, और उन्हीं का पीपल के वृक्ष वहां पर क्या किया गया दोस्तों, लगाया गया। अब बोध गया कि जो पीपल का वृक्ष था वो पीपल के वृक्ष को क्या कर दिया गया, कटवा दिया गया शशांक के द्वारा। किसके द्वारा, शशांक के द्वारा, है ना। शशांक ने उसको क्या कर दिया, काट दिया। अर्थात फिर जाकर के आपको श्रीलंका से ही पीपल वृक्ष लान करके यहाँ बोध गया में क्या किया गया दोस्तों, लगाया गया। वह जो पीपल का वृक्ष है जो बोध गया में, वो जाकर के 5वीं पीढ़ी का बताया जाता है। कई पीढ़ी का बताया जाता है, 5वीं पीढ़ी का। उससे संबंधित इसलिए है कि जाकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था और बोध गया में ही हुआ था दोस्तों, है ना। उससे जाकर के निरंजना नदी के तट पर, पूछेगा किस नदी के तट पर हुआ था, तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन आप आराम से अगर सुनिएगा तो बहुत सारी चीज आपको है ना याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा, वेदों की संख्या कितनी है, 4, 5, 8, 3। राइट आंसर दोस्तों 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है। इसमें जाकर के अगर बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आप देखेंगे सबसे पुराना वेद बोला जाएगा तो कौन हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे नया वेद बोला जाएगा कौन वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। फिर सामवेद में गणित, है ना। सामवेद किसकी बात अच्छी किया गया, गणित से कह रहे। संगीत की चर्चा की गई है, सामवेद किसकी चर्चा की गई है, संगीत की चर्चा की गई है। और यजुर्वेद में जाकर के आपको जो चर्चा की गई है, युद्ध और यज्ञ की चर्चा की गई, युद्ध और यज्ञ की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो मंडल जो है दोस्तों, वो मंडल कितने हैं, 10 है। मंडल कितने हैं, 10 हैं। फिर बात करें सूक्त कितने हैं, 1028 है, 1028 है। फिर अगर बात करें ऋचाएं कितनी है दोस्तों, तो 10,580 है। ऋचाएं कितनी है, 10,580 है दोस्तों। तीसरे मंडल में अगर बात करें तो तीसरे मंडल किससे संबंधित है, तो तीसरा मंडल जो संबंधित है वो जाकर के विश्वामित्र, है ना। आगे चर्चा करेंगे फिर अगर नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। टाइम को देखते हुए दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फिर देखिए आपने क्वेश्चन समझिएगा कि जा करके किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है ना। नेपोलियन की संज्ञा दी गई है तो यहाँ देखेंगे कि जा करके किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होने वाला है वो भी आपको बताए गए, क्या, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। फिर बात करें ये जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है, कनिष्क ने शक वंश से संबंधित है, तो शक वंश की, है ना।
नहीं सॉरी, है ना, कनिष्क ने कुषाण वंश से संबंधित है। कौन वंश है दोस्तों? सॉरी, कुषाण, कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क कौन वंश से संबंधित है दोस्तों? कुषाण वंश से संबंधित है। इन्होंने जाके हर्षवर्धन ने वर्धन वंश, वर्धन, वर्धन वंश से कहा है दोस्तों संबंधित है ना। कहेगा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो वर्धन वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन को जाकर के पुलकेशिन द्वितीय ने जाकर के, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किए थे? हरा दिए थे दोस्तों, है ना। किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर इसको क्या कर दिए थे? इनको हरा दिए थे। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, सी कौशल, डी गंधार। राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? मगध हो जाएगा। बाकी सब के बारे में आपको हम क्या किए हैं दोस्तों? चर्चा किए हैं। जो चर्चा की हैं उसको दोबारा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ताकि है ना वीडियो नहीं तो और क्या हो जाएगी दोस्तों? लंबा हो जाएगी। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की चर्चा में की उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की उल्लेख है? तो जाकर के, है ना, ऑप्शन है प्रथम, 7वां, 10वां, 13वां। राइट आंसर दोस्तों आपको 13वां हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वां हो जाएगा। प्रथम शिलालेख की अगर बात करें तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। किस बलि की निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। और इस शिलालेख में बताया गया है कि पूरे जो मानव है वो सारे के सारे मेरे क्या है दोस्तों? संतान है। सारे मानव क्या है दोस्तों? मेरे संतान है। ये आपको बात को समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कि और 7वां और 10वां अभिलेख के बारे में शिलालेख के बारे में बात कर ले, तो जाकर के सभी धर्म आपस में समन्वय बना करके रखे। उसके बाद 10वां में अगर बात करें दोस्तों, 10वां बात करें, राजा और अधिकारी हमेशा जनता के बारे में सोचे। राजा अधिकारी हमेशा किसके बारे में सोचे दोस्तों? जनता के बारे में सोचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कनिष्क की राजरोहण किस तिथि को हुई थी? तो ऑप्शन है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो राइट आंसर दोस्तों 78 ईस्वी। और इस समय शाक संवत की शुरुआत किए थे। और कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे दोस्तों, है ना। कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस थे। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक ने जाकर के इसकी नियुक्ति की थी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट बात करें, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। राइट आंसर दोस्तों अशोक किस वंश का? इस सारा क्वेश्चन आपको क्या किया गया? बताया गया, मौर्य वंश। फिर अगर बात करें भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, अंग्रेजों का काल या अंग्रेजों का काल है। क्या होता है दोस्तों? अंग्रेजों का काल। तो राइट आंसर जाकर को होगा दोस्तों गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो काल कहलाया उस स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल से नाम से जाना जाता है। मुगल वंश की अगर बात करें दोस्तों तो 1526 से लेकर के 1857 तक के मुगल का काल चला था दोस्तों। इसमें सबसे महान शासक अकबर हुए। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे, है ना। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। और मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, यानी कि, है ना, बहादुर शाह जफर थे दोस्तों। 1857 की क्रांति में इन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और जाकर के अंग्रेजों का काल अगर देखें तो जाकर के 1757 से लेकर के 1947 तक के अंग्रेजों का काल कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? अंग्रेजों का काल कहलाया। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। 1757 में जाकर के प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध में
है ना। प्लासी के युद्ध में आपको ये बात को, है ना, प्लासी के युद्ध में जाकर के आपको जो ये युद्ध हुआ था वो जाकर के किसके किसके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और सिराजुद्दौला का हो गया था दोस्तों युद्ध में हार गया था, और रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में का हो गया था, जीत गया था। और उसी की वजह से जाकर के बंगाल पर उन्होंने पहला अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, है ना, गुलाम बनाना का करके हम लोग को शुरू कर दिया। और 1500 सॉरी, है ना, उसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध के बाद, है ना, पूरी तरीका से स्थिति साफ हो गई कि भारत में कोई दूसरा कोई शासक ऐसा नहीं है, सब मजबूत शासक को हरा दिया गया। फ्रांसीसी के साथ युद्ध हुआ, मांडीवासा का युद्ध, है ना, कई सारे शासक यहाँ से क्या हुए, चल पड़े दोस्तों। अब जाकर के कई सारे कंपनियां चल पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ बचा कौन, तो अंग्रेजों ने बचा। तो धीरे धीरे हम लोग गुलाम बनाना का कर दिया, शुरू कर दिया। और जाकर पहली बार जाकर किस पर अधिकार किया, बंगाल पर अधिकार किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बस बहुत सारी चर्चाएं हैं। फिर प्रयाग परहस्ती की रचना किसने की थी, प्रयाग परहस्ती की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन और डी जाकर के पतंजलि। राइट आंसर होगा दोस्तों हरिसेन। कालिदास बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये जाकर के कुमार संभवम। बाणभट्ट कह रखे कादम्बरी, हर्षचरित चरित्र, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पतंजलि के अगर देखें योग दर्शन, पतंजलि कौन सा ग्रंथ दोस्तों, तो योग दर्शन। ये सारे आपको क्वेश्चन क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन जाकर बुक किससे संबंधित आती है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लक्षणा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त, कल्हण। ये जाकर के कल्हण दोस्तों। राजतरंगिणी जो है जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त। राइट आंसर होगा दोस्तों कौन हो जाएगा, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कुषाण के बारे में चर्चा किए ही है ना। सातवाहन के बारे में अगर बात करें तो पहली बार सोना का सिक्का, है ना, पहली बार शीशा, सॉरी, है ना, पहली बार शीशा का सिक्का किसने जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया, ऐसे सातवाहनों ने जारी किया था। बाकी और भी वंश को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कि जा करके अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और अर्थशास्त्र के जो लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपका वीडियो कैसा लगा। और इस प्रकार से आपको पढ़ने से जा करके इंटर तो निकलेगा ही निकलेगा दोस्तों, उसके बाद जा करके आपको कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में जा करके इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का अति नहीं मिलेगा। यहाँ अगर कंप्लीट रखिएगा तो थोड़ा बहुत जाकर वहाँ पढ़ करके आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, और जो भी अगर दिक्कत होगा वीडियो में तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों नहीं भूलें, ताकि हम उसमें सुधार ला सके। और कोई भी आप लोग का अगर सोच होगा तो बात को आपको कमेंट करके क्या करना होगा दोस्तों, बताना होगा। जय हिंद।